बैक टू जीके ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 16। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथों में आई थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि डूमा लीडर्स और पेट्रोग्रेड सोवियत के कोलैबोरेशन से फॉर्म हुई थी। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ व्लादिमीर लेनिन जब अप्रैल में आए तो एक अप्रैल थेसिस लॉन्च किए। अप्रैल थेसिस के बाद व्लादिमीर लेनिन जो थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी चाहते थे। तो उस सारे रीजंस की वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे उसकी वजह से एक नया रेवोल्यूशन व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, लीडरशिप में हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद फिर से एक बार पावर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो वहां पे जार रूल करता था, जार के बाद पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास आया और आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गया था। कहाँ पे? तो वो हो गया था बोल्शेविक पार्टी के पास। अब वहां पे रूल कौन करने वाला था? बोल्शेविक पार्टी रूल करने वाली थी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट फॉर द चेंजेस, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन की पूरी कहानी देख ली थी। अक्टूबर रेवोल्यूशन कब हुआ था मतलब अक्टूबर में हुआ था, लेकिन ईयर इसका अक्टूबर 1917, तो डेट वगैरह सब हमने देखा था। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्यों हुआ था, और अक्टूबर रेवोल्यूशन के क्या क्या मेन सेंटर्स थे, क्या क्या कह सकते हैं कि एक्टिविटीज इसमें हुई थी। तो कब हुआ था, क्यों हुआ था और क्या हुआ था, ये सारी चीजें हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर तक। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। जैसे आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन देखा था कि क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आए थे, सेम तरीके से आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन आज हमें देखना है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहली चीज कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद पावर में कौन आया था? व्लादिमीर लेनिन। मतलब बोल्शेविक पार्टी पावर में आई थी, तो व्लादिमीर लेनिन उसके लीडर थे, तो व्लादिमीर लेनिन पावर में आए। अब पावर में आने के बाद व्लादिमीर लेनिन सबसे पहले क्या करेंगे? जिन चीजों को वो उठा रहे थे, जिन चीजों के लिए वो आवाज उठा रहे थे, मतलब सिंपली है कि जो अप्रैल थेसिस उन्होंने लॉन्च किया था, जो 3 डिमांड्स रखी थी वो कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो सोसाइटी में, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी ये चाहते थे, ये एक सोशलिस्ट थे, तो सोशलिस्ट सोसाइटी ये बनाना चाहते थे। अब सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना था। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोल्शेविक पार्टी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज करती थी। जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली चीजें थी इनका ये अपोज करती थी। तो ये जो भी चेंजेस सोसाइटी में लाएंगे ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाएंगे कि सोसाइटी में कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो प्राइवेट रहे। ठीक है, मतलब कि ये सोशलिस्ट सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे। तो उन्हीं टर्म्स में इन्होंने सारे चेंजेस लाए थे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 कहता है कि बैंक्स एंड जो भी बैंक्स और जो भी इंडस्ट्रीज थे उन सबको नेशनलाइज कर दिया। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। ये पॉइंट हम लोग अप्रैल थेसिस में भी पढ़ चुके हैं, राइट? अप्रैल थेसिस में 3 पॉइंट्स थे, तो वहां पे पहला पॉइंट जो था बैंक्स जो भी हैं और इंडस्ट्रीज हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले उसी चीज को फुलफिल किया, जितने भी बैंक्स और इंडस्ट्रीज थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि नेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है? कई बार तो सुनते आ रहे हैं नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। मीनिंग क्या होता है नेशनलाइज का? तो नेशनलाइज का मीनिंग होता है गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया। मीन्स अभी तक जो चीजें प्राइवेट कंट्रोल थी, इंडिविजुअल कंट्रोल करता था, वो सारी चीजें अब गवर्नमेंट कंट्रोल होने लगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन आए थे उसमें पॉइंट नंबर 1 आता है कि बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 में है कि लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज ए सोशल प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉइंट ये भी पॉइंट अप्रैल थेसिस में था कि लैंड जो है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो लैंड जो कि अभी तक एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था, अपने जितना मतलब अपने कमाओ और लैंड खरीद के रख लो, तो ये चीज प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लेकिन आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। सोशल प्रॉपर्टी का मतलब कि ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरे सोसाइटी का है और सोसाइटी में ये सबके पास बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई पार्क है, ठीक है, तो पार्क किसी इंडिविजुअल का ऐसा तो है नहीं कि किसी एक का बहुत ज्यादा होता है और बाकी लोग उसमें कम जा सकते हैं। सब लोग एक बराबर जा सकते हैं। जो चीज सोसाइटी की होती है, कलेक्टिव होती है, वो उस पर सबका बराबर का अधिकार होता है। तो लैंड को भी सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि लैंड अब सबके पास बराबर रहेगा, किसी के पास ज्यादा या किसी के पास कम नहीं रहेगा।
और ये इक्वलिटी लाने के लिए पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड्स ऑफ नोबिलिटी। मतलब क्या है? मतलब सिंपली ये है कि पीजेंट्स को नोबिलिटी की जमीनें जो थी, नोबिलिटी मतलब कि जो हायर स्ट्रेटा के लोग थे जिनके पास ज़्यादा जमीनें हुआ करती थी, उनसे लैंड को लेके सीज करके पीजेंट्स में ट्रांसफर किया जाने लगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 का सिंपल सा मतलब है कि लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी एंड वर ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट्स को ट्रांसफर किया जाने लगा जो नोबिलिटी क्लास के जमीनें हुआ करती थी। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इन सिटीज, ये सिटीज का पॉइंट है, इन सिटीज लार्ज हाउसेस, जो बड़े बड़े घर हुआ करते थे, दे वर पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब उनको अलग अलग बांट दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू द फैमिली नीड्स। मतलब क्या है? देखो उस टाइम पे जो पुअर होते थे, लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग थे, उनके पास या तो घर नहीं हुआ करता था या फिर घर होता था तो बहुत छोटा होता था। अगर 10-12 लोग की फैमिली है तो 1-2 कमरे का घर होता था जिसमें लोग बहुत कंजस्टिवली रहते थे, कंजस्टेड एरियाज में लोग अपना लाइफ गुजारते थे। लेकिन जो अपर स्ट्रेटा के लोग थे, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उन लोग के पास बड़े बड़े बंगलोज हुआ करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। भले ही 4-5 मेंबर की ही फैमिली होती थी, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े बड़े घर शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े घर बनवा के रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, व्लादिमीर लेनिन ने, बोल्शेविक पार्टी ने, जो भी बड़े बिल्डिंग्स हुआ करते थे उनको पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन का मतलब कि फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई बड़ी फैमिली है और उनके पास, मतलब अगर बड़ी फैमिली है और बड़ा घर है तो ठीक, अगर बड़ी फैमिली है और छोटा घर है तो किसी का अगर बड़ा घर है तो वहां से ट्रांसफर करके इनको दिया जाता था। मतलब सिंपल है, मान लो अगर कोई फैमिली है यहाँ पे सिर्फ 5 लोग रहते हैं और 10 कमरे का घर है, ठीक है, तो 5 कमरे में वो एडजस्ट हो सकते हैं, तो 5 कमरे उनको दे दिए गए, बाकी 5 कमरे सीज कर लिए गए, रख लिए गए अपने पास। और अगर कहीं पे ऐसी फैमिली है जहाँ पे 10 लोग हैं और उनके पास 5 ही कमरे हैं तो उनको ये घर दे दिया जाता था। सिंपल सा मतलब है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे उनको पार्टीशन कर दिया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स। जितने की जरूरत है उतना ही आप घर रखो, क्या करोगे ज्यादा घर बड़ा करके? जितने में रह सकते उतने में रहो, बात खत्म। मतलब सोसाइटी में ये इक्वालिटी मेंटेन करना चाहते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है? बैंड ऑन द टाइटल्स। ओल्ड टाइटल्स जो थी एरिस्टोक्रेसी के टाइटल्स। एरिस्टोक्रेट्स टाइटल्स का मतलब क्या है? देखो पहले होता क्या था, अगर किसी को कोई काम दिया गया, ठीक है, तो राजा महाराजा क्या करते थे, राजा महाराजा कि अगर आप ये काम कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे, या फिर अगर किसी चीज से राजा खुश होते थे तो उन्हें अवार्ड में टाइटल दे देते थे। ठीक है, कई बार अवार्ड में टाइटल्स भी, मतलब बाकी चीजें भी मिलती थी लेकिन कई बार अवार्ड्स में टाइटल भी दे दिया जाता था कि आज से आपको सर बोला जाएगा, मैडम बोला जाएगा। ऐसे सर मैडम भी एक तरीके का टाइटल था। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेट्स टाइटल जैसे प्रिंस हो गया, क्राउन हो गया, काउंट हो गया, काउंट केवर पढ़े हो, तो ऐसे जो भी टाइटल्स यूज होते थे, ठीक है, प्रिंस वगैरह, ये सब एरिस्टोक्रेट्स टाइटल थे। टाइटल्स का बेसिकली यूज क्यों होता था? टू शो सुपीरियरिटी। ठीक है, राजा जैसे अभी जलालुद्दीन का नाम सुना होगा, अकबर, तो वो सहिंसाए जलालुद्दीन बोला जाता था। वो अपने नाम के आगे सहिंसा वर्ड लगाते थे। सहिंसा नॉर्मली राजा को कहा जाता है, लेकिन उनको बोलने के पहले सहिंसा लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? ताकि उनको सोसाइटी में सुपीरियर दिखाया जा सके। मतलब बाकी जो आम लोग हैं, मैंगो पीपल हैं, उनसे, मैंगो पीपल नहीं मतलब नॉर्मल पीपल जो लोग हैं, उनसे थोड़ा सा अप दिखाया जाए, अपर स्टेटा के हैं ऐसा शो किया जाए। तो शो ऑफ करने के लिए ये चीज यूज होता है। ठीक है, तो जैसे अभी कहीं पे अगर जाओ ऑफिस वगैरह में और किसी से आपको बात करनी है तो आप सर कह के बात करते हो, डायरेक्टली नाम नहीं लेते हो। ठीक है, क्यों? ताकि क्योंकि वो आपसे हल्के से सुपीरियर पोस्ट पे आते हैं। तो ये तो नॉर्मल टाइटल्स हो गए। वहां पे अरिस्टोक्रेट्स टाइटल जो भी यूज होता था उसको बैन किया जाएगा। क्यों बैन किया जाता था? ताकि सोसाइटी में कोई सुपीरियर और कोई इंफीरियर ना रह जाए, सब लोग एक बराबर लेवल पे आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई टाइटल्स वर बैंड? टू प्रमोट इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए टाइटल्स को बैन किया जाने लगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यू यूनिफॉर्म्स। क्या? न्यू यूनिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर आर्मी एंड ऑफिसर्स। जो आर्मी और ऑफिसर्स में काम करने वाले लोग थे, इन लोगों को न्यू यूनिफॉर्म दिया गया। जो पहले आर्मी का यूनिफॉर्म था उसको चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज किया गया? तो इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई न्यू ड्रेस वर इंट्रोड्यूस। तो ये है टू असर्ट चेंजेस, मतलब कि सोसाइटी में चेंज आया है, ये चीज याद रखने के लिए, ये चीज शो करने के लिए कि बदलाव आया है।
बदलाव को एस्योर करने के लिए, असर्ट करने के लिए चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, मतलब ये क्या दिखाने के लिए कि हाँ सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, इसको याद करने के लिए बदलाव आया है, इसलिए सारे ड्रेस वगैरह जो थे उसको चेंज कर दिया गया। 1918 में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, जहां से आर्मी ने अपना एक नया कैप चूज किया था। ऐसे देखोगे बुक में फिगर दिया होगा, ऐसे लगा हुआ है और साइड से ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो एक नया कैप जो है वो, जिसका नाम था यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बुडेनोका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन याद कर लेना। बुडेनोका एक नया न्यू कैप इंट्रोड्यूस हुआ था आर्मी के लिए 1918 में, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, वहां से इसको चूज किया गया था। तो सिंपली कहने का मतलब है कि जो पहले ड्रेस हुआ करता था उसको चेंज करके अब न्यू ड्रेस इंट्रोड्यूस किया गया, जो भी आर्मी और ऑफिशियल्स उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी ने खुद का नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। क्यों? क्योंकि देखो बोल्शेविक पार्टी एक तरीके से कह सकते हो कि खुद की एक पर्सनल पार्टी थी। जब लोग फॉर्म किए थे तो छोटी सी पार्टी टाइप की, अभी नेशनल लेवल पे तो ये आई नहीं थी। तो मेंशेविक और बोल्शेविक जब फॉर्म हुआ था तो इसका ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल तो था नहीं, सिर्फ स्प्लिट हुआ था तो वहां से बोल्शेविक नाम रख दिया गया। लेकिन अभी अगर वो अपना नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखते हैं तो पूरे रसिया की जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब कि सोशलिस्ट सोसाइटी सिंपली कह सकते हो, तो जो कम्युनिस्ट लोग हैं उन लोगों की एक पार्टी, मतलब सिंपल है कि ये जो पार्टी थी अभी तक छोटी पार्टी, ये खुद को एक नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश करना चाहती थी, नेशनल पार्टी डिक्लेयर करना चाहती थी, इसलिए इसने अपना नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्टी। ठीक है, जितने भी ट्रेड यूनियन, देखो पहले आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या हुआ था, ट्रेड यूनियंस वगैरह के फॉर्मेशन को परमिशन मिल गई थी, एसोसिएशन, सोवियत, ये सब फॉर्म होने लगे थे। तो आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन इनको बैन नहीं किया गया, सिर्फ इन पे कंट्रोल लगा दिया गया। कंट्रोल कैसे लगाया गया? जो ट्रेड यूनियंस की वर्किंग थी, कहाँ पे मीटिंग हो रही है, मीटिंग में क्या चल रहा है, क्या ये पब्लिश वगैरह कर रहे हैं, किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, इन सब पे पार्टी का कंट्रोल रहने लगा। और कंट्रोल कैसे करते थे? तो कंट्रोल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था, वो क्या था? सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? सेंसरशिप क्या होती है? क्वेश्चन आता है सेंसरशिप क्या होती है। सेंसरशिप का मतलब होता है, सिंपली कह सकते हो किसी चीज़ को सेंस करना। सेंस करने का मतलब कि चेक करना कि वो हमें हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। जैसे अभी अगर कोई बर्तन है, दूध ले लो, सिंपली मिल्क, ठीक है, उसको हम सेंस करते हैं ना, पीने से पहले चेक करते हैं कि गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तो उसको सेंस, वहाँ पे ऐसी वाला सेंस आता है। लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए सिंपली याद कर सकते हो कि सेंसरशिप का मतलब है कि सेंस करना कि वो चीज़ हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। अब गवर्नमेंट हर चीज़ पे सेंसरशिप इस्टेब्लिश कर रही थी, मतलब कि किसी भी चीज़ को आगे प्रोसीड करने से पहले उसको चेक करती थी कि वो गवर्नमेंट के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में, अगर मान लो कि कोई ट्रेड यूनियन है, वो कहीं पे मीटिंग कर रहा है, मीटिंग में कुछ ऐसा इनको दिखता है कि वो इनके पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो उसको वहीं पे रोक देते हैं। अगर किसी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा पब्लिश होने वाला है जो इनके पार्टी के खिलाफ है, तो उसको वहीं पे रोक दिया है। जैसे अभी आजकल मूवीज़ वगैरह में सेंसरशिप होती है, ठीक है, सेंसर बोर्ड से मूवीज़ पास होती हैं। अगर उसमें कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, किसी कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को लेके अगर सोसाइटी के लिए हार्मफुल कुछ है तो उसको रोक दिया जाता है। तो सेम तरीके से लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, हर चीज़ों पे सेंसरशिप इम्पोज हो गया। मतलब कह सकते हो कि सेंसरशिप बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज हुआ था। ठीक है, तो हर चीज़ को अब पार्टी कंट्रोल करने लगी। और अगला पॉइंट, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब ये क्या था, तो इसको अभी हम समझते हैं। फिलहाल ये पॉइंट याद कर डालो कि रशिया में सिर्फ एक ही पार्टी रह गई थी, वो था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब कहोगे सर बाकी पार्टीज कहाँ चली गई थी, तो अभी देखेंगे वो आगे। फिलहाल ये याद रखो कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी रह गई थी और रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया था। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा है हमारा कि चेंजेस विच वर ब्रॉट आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। अगर सिंपली पूछता है कि व्हाट वर द चेंजेस दैट वर ब्रॉट आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। इसमें जितनी स्टोरी बताया उतनी स्टोरी डीप में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने पॉइंट्स लिख दोगे तो सफिशियंट है। लेकिन कोशिश करना कि पॉइंट्स के साथ हल्का सा एक्सप्लेनेशन भी देते चलना। ठीक है, चलो तो अब इसके आगे का जो पॉइंट है
कि देखो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए थे। अब हम देखेंगे कि ये जो बोल्शेविक पार्टी है, देखो ये सारा जो एक्शन ले रही थी, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बड़ी स्मूथली एक्शन चल रहा है, आराम से पार्टी जो काम कर रही है सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर नोबिलिटी क्लास की जमीनें पीजेंट्स में ट्रांसफर करेंगे तो नोबिलिटी नाराज होंगे, होंगे या नहीं? ऑफकोर्स होंगे। अगर बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं उनको लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा फैमिली के अकॉर्डिंग, तो जिनका घर गया वो लोग तो नाराज होंगे, जिनको मिला वो खुश, जिनको नहीं मिला वो नाराज, जिनके अरिस्टोक्रेट्स टाइटल्स एबोलिश होंगे वो लोग नाराज होंगे। तो सिंपली कह सकते हो कि सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे थे जो बोल्शेविक पार्टी को अब अपोज करना चाह रहे थे। और ऐसे में अब देखो कोई अगर बार बार जीतता है तो उसका आइडियोलॉजी भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बोल्शेविक पार्टी के साथ। बोल्शेविक पार्टी जो कि अभी तक बहुत अच्छी थी सोसाइटी में, सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत अच्छी थी, उसने भी कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो सोसाइटी में थोड़ा हार्मफुल हुआ, जिसकी वजह से सिविल वॉर शुरू हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बोल्शेविक पार्टी के क्या ऐसे एक्शंस थे, कौन सा एटीट्यूड ऐसा था जिसकी वजह से फिर से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।